नेक्स्ट टॉपिक है कोरल रीफ्स, उनका ओरिजिन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, पहले पता होना चाहिए कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कहाँ एक फेवरेबल कंडीशंस इनकी होती हैं। उसके बाद जो मेन टॉपिक है कोरल रीफ्स, वो कोरल रीफ्स के बारे में कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और कैसे इनका ओरिजिन हुआ है, जो टॉपिक हमारा उसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज, दोनों जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉरल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होते हैं। कॉरल्स क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। मतलब प्लांट में क्या है, कौन सा प्लांट है वो आगे पढ़ेंगे। तो प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के काम आएंगे, ठीक है। इस तरीके की जो रिलेशनशिप होती है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें जो प्लांट होता है कॉरल्स में, वो एक एल्गी होता है, ठीक है, वो एक एल्गी होता है जिससे क्या बोलता है, जूजेंथले, ठीक है। और एल्गी है तो प्लांट कैटेगरी में ही तो आता है, तो एल्गी है और कौन सी है, जूजेंथले। और इसमें क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट है तो क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा, ठीक है। तो मतलब कॉरल्स क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहे प्लांट और एनिमल है। प्लांट में क्या होता है, एल्गी, ठीक है। ये जो एल्गी है ये खाना बनाती है। उसके बाद क्या होता है, जो एनिमल कंपोनेंट है उसे कोरल पॉलिप बोलते हैं, जो फाइलम निडेरिया फैमिली का है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, खाना किसने दे दिया, प्लांट ने। ये उस प्लांट को रहने की जगह, ठीक है, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। ये रहने की जगह किसने दी, इस कोरल पॉलिप ने दी, और रहने की जगह और शेल्टर और प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करेगा उस एल्गी को, ठीक है। अब जो ये कोरल पॉलिप होता है ना, ये कैल्शियम का स्केलेटन होता है इसका। और कैल्शियम हमारा किस किस में होता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो इनके जो स्केलेटन्स होते हैं उसे लाइमस्टोन या डोलोमाइट होते हैं। और ये क्या है, इनमें क्या होता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट में ये कैलकेरियस स्केलेटन्स होते हैं, कैल्शियम रिच होता है ये, ठीक है। तो यही होता है कॉरल्स। मतलब कॉरल्स एक ऐसी वर्ड है जो किसके लिए यूज़ होती है, जब एक एल्गी जिसका नाम है जूजेंथले, वो एक कोरल पॉलिप के साथ रहे, तो इनकी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जो निकल के आता है उसे कॉरल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये कैसे कंडीशंस में ग्रो होते हैं। सबसे पहले ये ट्रॉपिकल वाटर में होंगे, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ, इस वाले बीच के एरिया में ही होंगे। और जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, ऐसे एरियाज़ में ही होंगे। आगे डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा तो मैप बनेगा, समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, कितनी डेप्थ तक होंगे, तो ये 50 मीटर तक की डेप्थ तक मिलते हैं। और जो फोटिक जोन हमने पढ़ा था, फोटिक जोन होता है एक 200, जहाँ तक लाइट जाती है 200 मीटर तक का जोन था जो, उससे बियॉन्ड नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पहला तो हो गया ट्रॉपिकल वाटर में मिलेंगे, इतनी गहराई तक मिलेंगे, टिप्स पे होनी चाहिए 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, जहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहे, जहाँ पे डेप्थ 50 मीटर के करीब रहे, और फोटिक जोन को तो एक्सीड कर ही नहीं सकते। क्लीन सेडिमेंट फ्री, इसमें क्या होता है कि सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, इसीलिए ना जो रिवर के माउथ्स होंगे ना, जहाँ पे रिवर का माउथ है, जहाँ पे रिवर समुद्र में गिर रही है, उसके आसपास ये नहीं मिलेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। इनको क्योंकि सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, क्योंकि सेडिमेंट क्या होता है वो इनको जो है, इनका जो माउथ है, जो कॉरल्स हैं, उसको ब्लॉक कर सकता है। कि एल्गी अगर वो ढकी गई तो फिर कैसे वो प्रोड्यूस करेगी, खाना कैसे बनाएगी, तो मर जाएगा कॉरल, ठीक है। और कॉरल पॉलिप है उसके भी माउथ को ब्लॉक कर देती है, तो ये क्या होता है, अच्छा नहीं होता। सेडिमेंट फ्री वाटर फिर इनको चाहिए होता है, इसीलिए याद रखना रिवर के माउथ पे हमेशा कॉरल्स एब्सेंट होंगे, वहाँ पे कॉरल्स नहीं होंगे। ये आगे मैप आएगा तो समझ आएगा। नीदर इन फ्रेश वाटर, और ना बिल्कुल साफ़ पानी में होते, तो मतलब ना तो बिल्कुल फ्रेश वाटर में होते कि जिसमें कुछ है ही नहीं, और ना ये बिल्कुल सेडिमेंट वाले वाटर में होते। तो कैसे वाटर में होते जो बिल्कुल फ्रेश ना हो, बिल्कुल मीठा पानी ना हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा, और ना ज़्यादा सलाइन हो ना ज़्यादा खारा हो, कैसा हो, जिसमें थोड़ी सैलिनिटी हो। कितनी सैलिनिटी हो, 27 to 40 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। ये पता है ना, सैलिनिटी लिखने का तरीका होता है, ये बड़ी ज़ीरो बन गया। सैलिनिटी कैसे लिखते हैं, जैसे ये, इसका क्या मतलब है, 40 का क्या मतलब है कि 1000 हिस्से अगर हम पानी के हैं तो उसमें से 40 हिस्से किसके हैं, सॉल्ट के हैं, ठीक है। तो यानी 40 पर 1000 है, तो 1000 कैसे लिखेंगे,
परसेंट जो होते हैं उसमें परसेंट का क्या मतलब होता है 100, तो परसेंट का साइन लगा दिया, इससे क्या हो गया 100, और हमें 1000 लिखाना है तो 1 0 और हो जाती है। ठीक है, मतलब सैलिनिटी लिखने का ये तरीका होता है। अगर मैं कहूँ 35 वैसे एवरेज सैलिनिटी होती है ओशंस की जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो 35 होती है। उसके पीछे क्या आता है, पार्ट्स पर 1000, परसेंट मतलब 100 और 1 0 ये होगी तो 1000, यानी 1000 में 35 हिस्से सॉल्ट के होंगे और बाकी जितने हिस्से बचे 1000 में वो प्योर वाटर। तो इसमें जो होते हैं सैलिनिटी, ना तो इनको हाई सैलिनिटी चाहिए ना इनको एकदम फ्रेश वाटर चाहिए, इनको चाहिए जहाँ पे सैलिनिटी 27 से 40 पार्ट्स पर 1000 हो, 27 से 40 पार्ट्स पर 1000 हो। ये लिखने का तरीका होता है। ये बड़ा ज़ीरो बन गया, वैसे ऐसे ही छोटा ज़ीरो आता है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस होगी, बिल्कुल मतलब ये 4-5 पॉइंट है, अच्छे से याद होनी चाहिए। ट्रॉपिकल वाटर में होगा जहाँ पानी का टेम्परेचर इतना रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 50 मीटर की डेप्थ से नीचे नहीं मिलेगा, फिर 40 जोन को एक्सीड नहीं कर सकता। सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, इसलिए रिवर के माउथ पे नहीं मिलेगा कभी भी, बिल्कुल फ्रेश वाटर में भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल हाई सलाइन वाटर में भी नहीं मिलेगा। सैलिनिटी 27 से 40 पार्ट्स पर 1000 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मेन टॉपिक जो है हमारा, कोरल रीफ्स क्या होते हैं। अब यही कोरल्स जब मर जाएंगे, ठीक है, यही कोरल्स जब मर जाएंगे तो जो बाकी कोरल्स आएंगे वो इन्हीं के ऊपर घर बना लेंगे। ठीक है, एक कोरल था, बहुत सारे मर गए, इन्हीं के ऊपर आके दूसरों ने घर बना लिया, ये मर गए फिर ये आ गए, तो इससे पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एक दीवार से, मतलब एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और वो क्योंकि ये सारे किसके थे, कैलकेरियस स्केलेटन्स थे। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कैल्शियम का बना हुआ है, कैलकेरियस स्ट्रक्चर्स हैं या कैलकेरियस रॉक्स बोल सकते हैं मेरे को। ठीक है, किसके हैं ये, कैल्शियम की रॉक्स हैं। किसकी वजह से बने, कोरल्स की डेथ के बाद जो बनी। और ठीक है, तो मतलब कोरल की डेथ के बाद जो स्ट्रक्चर बना, जो रॉक्स बनी, उनको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनी, एक्यूमुलेट होते रहे, कॉम्पैक्ट होते रहे, मतलब वहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ता गया और उसके बाद वो बिल्कुल टाइट कंसोलिडेट होते गए और इससे क्या बन गया, एक कैलकेरियस स्ट्रक्चर बन गया जिसको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कितने टाइप्स के होते हैं ये ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल। ठीक है, कैसे दिखते हैं दिखा देती हूँ सब उसके बाद। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, मान लो ये लैंड है, ठीक है, या फिर और सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं, सिंपल डायग्राम से समझ लेते हैं। ये लैंड है, ठीक है, ठीक है, लैंड है, इधर सपोज इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, तो शैलो एरिया था। यहाँ पे क्या हुआ, जो कोरल्स थे वो ग्रो कर गए और मरते गए, ऊपर चढ़ते गए, मरते गए, ऊपर चढ़ते गए, और यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, एक दीवार, एक कुछ बढ़िया सा कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट कर दिया। कहाँ पे, बिल्कुल लैंड के चिपक के। इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, लेकिन अगर लैंड ये है, ये लैंड है और ये जो रीफ बनी है, ये जो कैलकेरियस स्ट्रक्चर बना है, ये लैंड से दूर बना है, ये लैंड है, ये इससे दूर बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। मतलब एक तरीके से बैरियर का ही तो काम कर रही है, यहाँ से कुछ आएगा तो इसको बैरियर का ही तो काम करेगी, बट ये कहाँ बनती है, दूर बनती है लैंड से। फ्रिंजिंग रीफ लैंड के एडजेसेंट बनती हैं, बैरियर रीफ लैंड से गैप पे बनती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो है ग्रेट बैरियर रीफ। और जो ये होते हैं ना, थर्ड क्या होता है, अटोल। अटोल कैसे बनते हैं, ऐसे सर्कुलर शेप में बनता है। ठीक है, ये अटोल है, कई बार, ठीक है, ये होता है अटोल। कई बार होती है लैंड बीच में, कई बार नहीं होती, बट ये ऐसे बनते हैं सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो करते हैं इसमें फ्रिंजिंग में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो होते हैं आइलैंड्स या लैंड के जो कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन वाला हिस्सा होता है वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल अटैच होता है उस कोस्ट से, है ना, बिल्कुल चिपके हुए ना इससे।
ठीक है। और कई बार क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा गैप हो जाता है और वहाँ पानी भर जाता है। ये छोटे छोटे जो है लगून्स बन जाते हैं और इन लगून्स को जो है बोट चैनल बोलते हैं। ठीक है, बोट्स वगैरह चले जाते हैं इधर। जनरली लॉन्ग बट नैरो इन विड्थ। ठीक है, कोस्ट के लॉन्ग बन रहा है तो देखो लॉन्ग तो है लेकिन इतना चौड़ा नहीं है ना। तो लॉन्ग तो है, लैंड के अलॉन्ग बन रहा है बट नैरो है, पतला है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअली ब्रेक्स इन रिवर माउथ, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या था कि अगर सपोज़ यहाँ से कोई रिवर आ रही हो, सपोज़ यहाँ से एक रिवर जा रही थी, वो कैसा वाटर देगी, सेडिमेंट्स वाला वाटर देगी। और हमने ऊपर पढ़ा था कंडीशंस में कि रिवर माउथ पे ये हमेशा एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जब वो कोरल्स आएंगे, सॉरी सपोज़ यहाँ पे एक रिवर है, वो सेडिमेंट्स डालेगी, तो जो हमारे कोरल्स आएंगे अगर वो मतलब बनने शुरू हो गए हैं, मतलब अगर यहाँ पे वो शुरू हो गए हैं, बन रहे हैं, मतलब बन रहे हैं क्या, जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ रिवर है ना वहाँ नहीं बनेंगे, और वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से बन गए। तो वो यही कह रहा है कि इसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं होती है, ब्रेक्स हो जाते हैं अगर रिवर का माउथ आसपास है। ठीक है, देखो यहाँ रिवर का माउथ आया तो ये इसमें कॉन्टीन्यूटी ब्रेक होगी बीच में, क्योंकि वो यहाँ पे ज़िंदा ही नहीं रहेंगे कॉरल्स, वो मर जाएंगे, क्योंकि सेडिमेंट्स लाती है रिवर और फ्रेश वाटर होता है उसमें मर जाता है। ठीक है, तो फ्रिंजिंग रीफ क्या होते हैं, जो लैंड के एडजेसेंट बनते हैं और जनरली ये लॉन्ग होते हैं बट नैरो होते हैं और रिवर के माउथ पे ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। और कई बार बीच में इनके एरिया रह जाता है, पतला सा लैंड और इसके बीच में हल्का सा एरिया हो जाता है, वहाँ लेगून बन जाते हैं जिन्हें बोट चैनल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ क्या होते हैं, जो लैंड से थोड़ी दूरी पे बनते हैं। बैरियर रीफ क्या होता है, जो लैंड से थोड़ी दूरी पे बनते हैं, मतलब सेपरेट होता है फ्रॉम द कोस्ट बाय मच वाइडर। मतलब यहाँ पे अगर लेगून बन रहा था तो बिल्कुल पतला सा बना था, वैसे तो नहीं बनता बट अगर बनता है तो बोट चैनल बिल्कुल पतला सा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं हम यहाँ पे कितना बड़ा गैप है कोस्ट में और बैरियर रीफ में। तो यहाँ पे काफ़ी वाइड और डीपर चैनल बन जाते हैं जिन्हें लगून बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इनमें भी गैप्स हो सकते हैं। ठीक है, वही है एनक्लोज्ड, इसमें क्या है, ये भी कंटिन्यू होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इनमें भी ऐसे गैप हो सकता है, ये कॉन्टीन्यूस की बजाय ऐसे गैप ऐसे हो जाएगा। तो शिपिंग चैनल में अच्छे होते हैं, अगर किसी शिप को इधर से जाना है तो वो यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, वही है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रहेंगी, फ्रेश वाटर आ रहा होगा, सेडिमेंट फ्री नहीं होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पे भी अगर ब्रेक आ जाएंगे तो वो रास्ता शिपिंग के लिए ये अच्छा रहता है। मेन इसकी यही है कि ये लैंड से दूर बनता है। जो फ्रिंजिंग रीफ होता है लैंड के चिपक के बनता है, बैरियर रीफ जो होता है वो लैंड से दूर बनता है, इतना दूर बनता है कि इनके बीच में एक लगून या डीपर चैनल बन जाता है। ठीक है, और इनमें गैप्स भी होते हैं, कॉन्टीन्यूटी हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ताकि यहाँ से आ जा सके, शिपिंग वगैरह की जा सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ, जो किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है, जो 2000 प्लस लंबी है, 2000 प्लस किलोमीटर लंबी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ ये रही, ये, और दिख रहा होगा कि इसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं है, ब्रेक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ से ये पूरी ग्रेट बैरियर रीफ है, चिपक के नहीं है, दूर है, गैप पे है। ठीक है, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद आता है अटोल, ये सर्कुलर बनता है। ये बिल्कुल बैरियर रीफ ही तो है, लैंड से तो दूरी बन रहे हैं ना, बस क्या है ये सर्कुलर शेप में होता है। बैरियर रीफ क्या थी, ये लैंड है, इधर ये बन जाएंगे। ठीक है, बट सपोज़ ये सर्कुलर शेप में हो जाए तो ये क्या होता है, और ये अटोल होता है। ठीक है, जब बैरियर रीफ जो है वो अगर एक सर्कुलर शेप का हो। ठीक है, बैरियर रीफ क्यों बोला, क्योंकि लैंड से दूरी तो है। ठीक है, बस अटोल का बनता है जब ये सर्कुलर शेप का हो। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रोकन फ्रॉम फ्यू प्लेसेस, वही ये भी ब्रोकन होता है। ठीक है, और वहाँ से रास्ता मिल जाता है। जैसे अगर मैं अटोल बनाऊँ, इस तरीके का अगर अटोल है तो यहाँ से मैं जा सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, वही है, अगर अंदर कॉरल्स होंगे तो वो अंदर पानी
जो है इतना फ्रेश नहीं होगा, इधर वो मरते रहेंगे, डिपॉजिट होते रहेंगे, और यहाँ पे डिपोजिशन होता रहेगा तो ये लगून भी कम शेल होता जाएगा, और यहाँ पे इतना सेडिमेंट्स आएंगे तो यहाँ कुछ पेड़ वेड़ भी उग जाएंगे इस तरीके से। और कुछ पाम ट्रीज़ जो है ना वो यहाँ पे उग जाते हैं। पाम ट्रीज़ फॉर एग्जांपल कोकोनट ट्री यहाँ उग जाता है इन पे, ठीक है। उसके बाद आता है ये 3 तरीके के हो सकते हैं, ऐसे ही पता होना चाहिए। ट्रू अटोल में क्या होता है, सर्कुलर जैसे रीफ बन गई और बीच में कोई आइलैंड नहीं है तो उसे बोलते हैं ट्रू अटोल। लेकिन बीच में अगर एक आइलैंड है और उसके चारों ओर ऐसे सर्कुलर रीफ बन गई जिसे अटोल कहते हैं, तो ये आइलैंड अटोल होता है कि एक आइलैंड के चारों ओर तरफ अटोल बन गया। कोरल आइलैंड और अटोल आइलैंड क्या होता है, इसमें क्या था, जब ये आइलैंड बना, जब ये अटोल बना तब तो कोई आइलैंड इनके बीच में नहीं था, बट वही है ये इरोड होते रहे, डिपॉजिट होते रहे, इरोड होते रहे, डिपॉजिट होते रहे, इनकी वजह से एक टाइम क्या है यहाँ पे एक आइलैंड बन गया, ठीक है। तो ये जो फिर अब जो ये अटोल है इसको क्या बोलेंगे, कोरल आइलैंड और अटोल आइलैंड, ठीक है। ये इससे समझ आ जाएगा बिल्कुल। ये हमारी लैंड थी, लैंड के चिपक्के, ये चिपक्के दिख रहे हैं ना, चिपक्के, ये पूरी जो दीवार, ये रोक बना दी, रोक स्ट्रक्चर बना दिया, ये सारा क्या है, फ्रिंजिंग रीफ। और यहाँ पे इसमें ब्रेक दिख रहा होगा, इसका मतलब है यहाँ से कहीं रिवर जा रही होगी। ये पहाड़ मत सोचो, इसको लैंड सोचो, तो यहाँ से रिवर जा रही होगी, तो रिवर की वजह से इधर ब्रेक आ गए, क्योंकि यहाँ पे रिवर का माउथ पे वो कोरल जिंदा नहीं रह पाते, मरेंगे। क्या गया, फ्रिंजिंग रीफ। इसके बाद क्या होता है, ये लैंड है, लैंड से दूर कितना गैप है ना, तो अब ये क्या है, ये बैरियर, ठीक है, ये बैरियर है। इन्होंने वैसे ये पूरा सर्कुलर ही कर दिया, बट ठीक है। उसके बाद ये पूरा सिर्फ रीफ है, इसके बीच में कोई आइलैंड नहीं है, ऐसे को बोलते हैं ट्रू अटोल। अगर आइलैंड होता है इसके बीच में कोई तो इसको बोलते हैं हम आइलैंड अटोल, और पहले नहीं था, बाद में आया है तो कोरल अटोल। ये सही से डायग्राम नहीं है क्योंकि इसमें इन्होंने एक तरीके से अटोल ही बना दिया है, क्योंकि सर्कुलर ले लिया। इसमें जब डायग्राम बनाए तो सिर्फ ऐसे बना सकते हैं कि ये लैंड है और लैंड के दूर कोई बना के दिखा देना, या फिर ऑस्ट्रेलिया का मैप बना देना, ठीक है, ऐसे बन सकता है इसका। उसके बाद ये भी, ये है टॉप व्यू और ये है साइड व्यू। साइड व्यू में क्या था, ये हमारी लैंड थी, लैंड थी, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन था, शैलो एरिया था, यहाँ पे वो बनने शुरू हुए, बन गए उन्होंने पूरे एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इधर पानी भी रह गया तो ये लगून बना दिया। और ये क्योंकि ज़मीन के चिपक्के हैं तो इसलिए फ्रिंजिंग रीफ है। उसके बाद ये क्या हुआ, अब अगर ये ओरिजिन की थ्योरीज में करेंगे कैसे क्या होता है फिर। अब ये वाला क्या है, अगर बाहर से ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा कि लैंड से दूर कुछ ऊपर स्ट्रक्चर निकला हुआ है, बट अंदर से ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लगून इधर बन गया, ठीक है, एक पानी की बॉडी इधर है और ये एरिया उठा हुआ, जो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि लैंड के दूर कोई एरिया उठा हुआ है, बट साइड से दिखेंगे तो ऐसे है कि यहाँ पे बन रहे थे और वो दूर दूर जाके यहाँ उठ गए। वो इसीलिए होता है क्योंकि अंदर यहाँ पे फ्रेश वाटर उनको चाहिए होता है, तो वो उधर ओशन से ही तो आता है उनका न्यूट्रिएंट्स, तो वो ओशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। डिफरेंस समझ आया होगा। ये बिल्कुल चिपक्के हैं और हल्का फुल्का होगा अगर पानी होगा तो। ये बिल्कुल दूर जाके आएंगे और ऊपर से दिख रहा है, ये लगून है, बड़ा लगून है। अब इसमें क्या होता है, नीचे कोई लैंड थी उस पर ये उगने शुरू हुए, और अगर ऊपर उठेंगे तो क्योंकि ये पूरा सर्कुलर है तो इस तरीके से ऊपर से इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद है ओरिजिन की थ्योरीज जो है कोरल रीफ्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, बहुत इजी नहीं है। स्पेशली जो अटॉल्स होते हैं
और बैरियर रीफ होते हैं, इनकी ओरिजिन मुश्किल होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ तो फिर भी है कि हाँ इजी है बताना, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे ग्रो होना शुरू होएंगे, फिर डेथ हुई, फिर वहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, एंड एक स्ट्रक्चर बन गया। बट बैरियर रीफ और अटॉल्स कैसे बने ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए बहुत सारी सेवरल थ्योरीज जो है वो दी गई है। जितनी भी थ्योरीज़ हैं उन सबको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सब्सिडेंस थ्योरी, नॉन सब्सिडेंस एंड स्टैंडस्टिल थ्योरी, ठीक है। सब्सिडेंस नाम से पता चला कि ज़मीन नीचे धंसेगी, कि जो प्लेटफॉर्म है, ज़मीन है, वो नीचे धंस रही है, सबसाइड कर रही है। और नॉन सब्सिडेंस या स्टैंड स्टिल मतलब लैंड सबसाइड नहीं कर रही है, वो स्टिल है, वो एकदम जहाँ थी वहीं है, ठीक है। अगर जहाँ थी वहीं है तो क्या हो सकता है, मीन सी लेवल चेंज हो सकता है या फिर मीन सी लेवल चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। यही 2 कंडीशन होंगी। तो जितनी भी थ्योरीज होंगी ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स के, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, सब्सिडेंस एंड नॉन सब्सिडेंस या फिर स्टैंड स्टिल। सब्सिडेंस की लैंड जो है वो नीचे जा रही है, और नॉन सब्सिडेंस की लैंड वहीं है, या तो पानी ऊपर नीचे जा रहा है या फिर पानी वहीं का वहीं है, ठीक है। उसके बाद है सब्सिडेंस थ्योरी। इसमें किस किस का इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है। नंबर 1 चार्ल्स डार्विन, डेविस और डाना, ठीक है। 3D याद रखना है, डार्विन, डेविस, डाना, ठीक है। तो ये दी थी सबसे पहले, डार्विन ने दी थी 1837 में दी थी, और बाद में इसको मॉडिफाई किया 1842 में, जब वो बीगल HMS बीगल पे बैठ के अपनी एक्सपीडिशन पे जा रहा था, तब उसने दी थी, ठीक है। क्यों दी थी, कोई रीज़न होगा, वो बस ये जानना चाहता था, मतलब वो ये समझाना चाहता था कि क्यों कोरल पॉलिप्स, जो कोरल्स हैं, ऐसे कहे जाते हैं कि वो शैलो डेप्थ पे मिलते हैं, बट फिर भी उनकी बनाई जो ये स्ट्रक्चर है, जो रीफ्स हैं, इनके एविडेंस इतनी डेप्थ तक क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिर्फ शैलो डेप्थ पे मिलते हैं तो ये इतनी डेप्थ तक कैसे मिल गए, ठीक है। तो ये सॉल्व करना चाहता था वो, ये इसका रीज़न था कि जो इतने भी कोरल पॉलिप्स हैं, ये अगर शैलो डेप्थ पे मिलते हैं तो इनकी प्रेजेंस जो है वो ग्रेटर डेप्थ पे कैसे है, ये जो रीफ्स है, स्ट्रक्चर्स है, कैसे मिले, ठीक है। और डार्विन की एक और थी, वो ही कह देता, उसने जब ये बताया कोरल रीफ की फॉर्मेशन, तो उसने बताया कि जो तीनों टाइप है ना, फ्रिंजिंग, बैरियर और अटॉल, ठीक है। तीनों टाइप जो है, फ्रिंजिंग, बैरियर और अटॉल जो है, तीनों टाइप हैं, ये कुछ नहीं है, ये प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं, मतलब पहले फ्रिंजिंग रीफ बनेगा, उसके बाद बैरियर रीफ बनेगा, उसके बाद उसका अटोल बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसी को जो है डेविस और डाना ने सपोर्ट किया था। तो ये है सब्सिडेंस थ्योरी किसने दी थी, ये पार्ट इतना ये बताएगा, ये वाला पार्ट बताएगा कि इस थ्योरी में था क्या। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती थी कि जो लैंड थी, ठीक है, लैंड थी, वो सबसाइड करती रही, वो नीचे धंसती रही, और जिसकी वजह से वो अपने साथ कोरल जो उसके ऊपर कोरल्स फॉर्म हो रहे थे, वो भी उसके साथ पानी के साथ नीचे गहराई में चलते रहे, ठीक है। अब अगर उनको सर्वाइव करना है, फॉर एग्जांपल ऐसे इमेजिन करो, ये एक लैंड थी, ठीक है, ये एक लैंड थी, इधर था पानी। अब जो यहाँ पे कोरल्स बन गए, ठीक है, यहाँ कोरल्स बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लैंड नीचे धंसने लग गई। अब ये लैंड कहाँ आ गई, ये लैंड यहाँ आ गई। अब जो कोरल्स थे, अब अगर इनको ज़िंदा रहना है तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर उठेंगे, ऊपर जाएंगे ना, बट ऊपर में ये इस तरफ नहीं जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे, फ्रेश, जहाँ से ओशन का मेन डीप ओशन होता था, कि इनको फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। तो ये ऐसे निकल रहा है, ओशन से देखेंगे तो ये लैंड थोड़ी सी इधर भी दिखेगी, तो ठीक है, तो ये दूर दिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, लैंड और धंस जाएगी, और जो ये पूरी लैंड के चारों ओर ऐसे ऐसे निकल रहे थे ना,
वो ऊपर से सर्कुलर होके वो दिख जाएंगे और लैंड गायब हो जाएगी। ऊपर वाला जो ये था ना, ये बेसिकली ये इसी का है, ये इसका सही है कि एक लैंड थी, उस पर पहले बने, फिर वो लैंड अंदर धंसने लग गई, अंदर धंसने लग गई। तो क्या हुआ, जो कॉरल्स थे वो बाहर ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और बाहर की साइड निकलेंगे, ठीक है, बाहर की साइड। और उसके बाद ये लैंड पूरी धंस गई और जो ये कॉरल्स थे वो इन्हीं पे और ऊपर उठ गए। जैसे जैसे लैंड नीचे जाती रही ये ऊपर ऊपर उठते रहे, जो भी प्लेटफॉर्म था उन पर बनते रहे, मरते रहे, बनते रहे, ठीक है। ये डायग्राम आएगा इसमें। और जो इसमें अगर सिंपल बताएं तो इसमें सिंपल ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। फ्रिंजिंग रीफ का सिंपल ऐसे करके दिखा देना है, ये लैंड है, ये लैंड है और यहाँ किसी और कलर से ये फ्रिंजिंग रीफ है, फिर ये लैंड है और ये बैरियर रीफ है, ठीक है, और फिर ये अटोल है। ऐसे ये 3 डायग्राम बन जाएंगे सिंपल टाइप्स बताते वक्त। और इसके बाद थ्योरी में ये बनेगा, एक लैंड थी, लैंड नीचे धंसती गई, नीचे धंसेगी तो ये कॉरल्स जो है ये ऊपर उठेंगे। बट जब ये ऊपर उठेंगे तो हमेशा ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक प्लेटफॉर्म था, अगर ऐसे था, अगर कॉरल्स यहाँ थे, ठीक है, तो जब पानी ऊपर उठेगा, सॉरी लैंड नीचे जाएगी और इनको अगर उठना पड़ा तो ये इसी के ऊपर घर बनाएंगे। बट ये इस डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे क्योंकि लैंड की तरफ गए तो लैंड में तो कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेन ओशन जो इनको फीड करेगा, इसी से तो इसको न्यूट्रिएंट्स खाना वाना सब मिलेगा। तो इसीलिए ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लैंड है और ये लैंड से दूर बन रहे हैं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि लैंड से दूर आते हुए दिखेंगे और फिर लैंड पूरी धंस जाएगी और ये पूरे ऐसे एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा ना, ऐसे चारों तरफ, ये लैंड तो चारों तरफ होगी तो ये पूरे ऐसे दिख जाएंगे। आई होप समझ आया हो। बट कुल मार के सिंपल इसमें इतना है, सब्सिडेंस थ्योरी डार्विन, डेविस और डाना, 3D, ठीक है, डार्विन, डेविस और डाना इन्होंने दी थी। डार्विन तो ये बोलता था कि जो 3 टाइप्स ऑफ कॉरल्स है वो 3 प्रोग्रेसिव स्टेज है। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले क्या हुआ, फ्रिंजिंग रीफ बनी, फिर ये लैंड नीचे धंसी, फिर इसी के ऊपर बनते गए और ओशन की साइड, यहाँ पे ना मेन ओशन, तो ओशन की साइड निकलते गए और फिर फाइनली जाके ये बने, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेजेस आया। मतलब फ्रिंजिंग रीफ के बाद ही बैरियर रीफ आएगा, बैरियर रीफ के बाद ही अटोल आएगा, ठीक है। और ये पूरी स्टोरी समझ ली कि लैंड पुश जैसे जैसे नीचे जाएगी तो जो डीप कॉरल है वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे सर्वाइव करने के लिए, और इससे जो है 3 अलग अलग तरीके के कॉरल रीफ्स बन जाएंगे। एक और चीज़ है, ये सडन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही रात में बिल्कुल सारी ज़मीन नीचे धंस गई, ऐसा नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो कि जो कॉरल्स है उनको टाइम मिल जाता है, वो अपवर्ड ग्रोथ करते रहते हैं। ऑब्वियसली एक दिन में तो सारे कॉरल्स बनेंगे और मरेंगे नहीं, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, बहुत टाइम लगा, और इतना टाइम उनको मिल गया था कि वो ग्रो हुए, उनको ग्रो होने का टाइम मिला और लैंड धंसी, फिर वो मरे, फिर नए ग्रो हुए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोसेस काफ़ी ग्रेजुअल थी, इतनी ग्रेजुअल कि लैंड उस रेट से नीचे धंसती जा रही थी जिस रेट से, उससे ज़्यादा स्पीड से तो कॉरल्स बनते जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा, जो लेगून्स, जो बीच में लेगून्स बन रहे थे ना, पानी वाला एरिया जो बन रहा था, लेगून क्या होता है, एक तरीके से जो ओशन का वाटर ट्रैप नहीं हो जाता, वो ओशन वाटर एक एज अ लेक बन जाए, रो खारा पानी है, उसको लेगून ही बोलते हैं। तो लेगून क्या थे, अब ज़मीन अंदर धंसेगी तो लेगून की डेप्थ भी तो इंक्रीज़ होनी चाहिए, बट वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जो कॉरल्स मर रहे थे ना, वो डिज़ोल्व भी तो हो रहे थे, सेडिमेंट्स डिपॉजिट भी तो कर रहे थे अपना, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे सपोज कॉरल्स हैं और यहाँ पे मेरा लेगून बन गया था, तो ये और लैंड अब नीचे धंस रही है, तो ये लेगून तो और गहरा हो जाना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं, क्योंकि जहाँ के कॉरल्स वगैरह थे वो इरोड होके, सेडिमेंट्स उनके बन के वो यहाँ डिपॉजिट हो रहे थे और इस लेगून को कम गहरा बना रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सपोर्ट करेंगे लोग इसको, हाँ अच्छी बात भी है।
सपोर्ट वाले क्या बोलते हैं, जो डार्विन था, ठीक है, डार्विन जब रिसर्च, अच्छा डार्विन ने जो भी दिया पहले रिसर्च करी थी, तो जब वो अपनी रिसर्च पे गया हुआ था तो उसने देखा था जो एनवीटॉक आइलैंड्स है, एनवीटॉक अटॉल है जो, ठीक है, सोसाइटी आइलैंड का पार्ट है पैसिफिक ओशन में, वो क्या है, वहाँ पे जो रीफ है वो 1200 मीटर डेप्थ तक मिलती है, जो कि बियॉन्ड फोटिक जोन है। अगर फोटिक जोन से नीचे कॉरल्स बनते ही नहीं तो इतनी गहराई पे कैसे मिल सकता है। इसका मतलब है कि लैंड जो थी वो अपनी जो हाइट थी, नॉर्मल हाइट थी, उससे नीचे गई है, तभी इतनी गहराई पे भी फोटिक जोन के आगे भी हमें मिले हैं। तो ये डार्विन का कहना था जब उसने रिसर्च करी कि जो एनवीटॉक टॉल है वो 1200 मीटर की डेप्थ तक है। इसका मतलब यही है कि लैंड जो थी वो धसी है अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से इतनी गहराई तक जाना पॉसिबल हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे लैंड धस रही थी वे ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे थे और उनकी जो लेंथ, जो डेप्थ हो गई वो कितनी ज़्यादा हो गई। अदरवाइज़ वो कितनी गहराई तक बनते हैं, 50 मीटर या 55 मीटर, इतनी तो गहराई तक होते हैं। उसके बाद है एक और चीज़ है, इसने जो रिसर्च की उसके हिसाब से कि जितने भी कोरल रीफ थे वहाँ पे उसको क्लिफ नहीं दिखा, ठीक है। क्लिफ क्या होता है, एक बात बताओ, ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और इधर है ओशन। अब ये ओशन आएगा तो इसको इरोड करेगा, इरोड करेगा, इरोड करेगा, इरोड करेगा, तो क्या बना देता है, क्लिफ बना देता है, ठीक है, क्योंकि इसने इसके सारे को तोड़ दिया, एक क्लिफ, बिल्कुल एक दीवार, स्टीप दीवार जैसा बना दिया। ये कब बनेगा, जब ये दीवार इसको कुछ नहीं करेगी, ये सीधी खड़ी रहेगी, तभी तो बनेगा ना। बट ये क्लिफ बनने के लिए क्या कंडीशन है कि ये दीवार इसको कुछ नहीं करेगी, ये बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी और ये इसको जितना मारता रहेगा ओशन की वेव्स जितनी मारती रहेंगी, इरोड करती रहेगी, तब जाके ये क्लिफ बनता है। बट अगर ये क्लिफ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि लैंड जो है वो मूव हुई, क्योंकि उसने उसको टाइम दिया ही नहीं वेव को कि वो उसको कट करे। इतने में वो नीचे धंस गई, इतने में वेव उसको कट करके क्लिफ बनाने वाली थी, इतने में वो नीचे धंस गई। समझ आया, मतलब क्लिफ तब बनेगा, क्लिफ एक तरीके का ये इरोजनल, इस तरीके से इरोजन के बाद बनेगा, वो तब बनेगा जब लैंड मूव नहीं कर रही, लैंड वहीं खड़ी है और झेले जा रही है, तब जाके वो लैंड में कट करके वो क्लिफ बना पाएगी। बट अगर लैंड मूव कर गई, इतने में उसने एक मारा और इतने में हमारी लैंड मूव कर गई, तो कर ही नहीं पाएगा, क्लिफ बन ही नहीं पाएगा। तो वो इसमें यही कहता है कि क्लिफ भी तो नहीं मिले हमें, क्लिफ भी नहीं मिले, और क्लिफ नहीं मिले इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लैंड थी वो परमानेंट नहीं थी, वो नीचे धंसती जा रही थी, क्योंकि अगर वो नीचे नहीं धंसती तो वो वहीं खड़ी रहती और उसको बार बार अटैक जो हो रहा था, ओशन की वेव जो उस पर अटैक कर रही थी, उससे क्लिफ्स उसके बन जाते। बट अगर क्लिफ नहीं मिल रहे हैं, मतलब जो कोरल रीफ वाले एरियाज़ है, अगर वहाँ पे क्लिफ नहीं मिल रहे, इसका मतलब वहाँ पे लैंड जो है वो ठहरी नहीं थी, वो रुकी नहीं थी, क्योंकि क्लिफ वहीं बनते हैं जहाँ पे लैंड सबसाइड नहीं करे या मूव ना करे, स्टेशनरी खड़ी रहे। इसके बाद क्या है, फिर वही है कि शैलो जो लगून्स है वो इतने शैलो हैं हमारे, तो वो भी ग्रेजुअल सब्सिडेंसी करते हैं, कितने में और भी जो थे कॉरल्स थे वो डिजोल्व होकर 10 सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रहे थे, तो ज़्यादा गहरा नहीं बन पाया, ठीक है। इसके बाद है कि जो इमर्जिंग जो लैंड थी वाले एरियाज़ थे वहाँ पे भी जो है बैरियर और अटॉल रीफ्स हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये भी प्रूव करते हैं कि इमरजेंस नहीं, जहाँ पे सब्सिडेंस हो रही हो, जहाँ पे लैंड, वो पता है ना सब्सिडेंस क्या होता है, लैंड का धंसना, लैंड नीचे जाती जा रही है, ठीक है। तो ये कह रहा था कि जो इमरजेंस वाले एरियाज़ थे वहाँ पे भी देखने को नहीं मिलता, इसका मतलब ऑटोमेटिकली सबमर्जेंस वाले, सब्सिडेंस वाले एरियाज़ में होगा। फिर इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है। जो फिजी का नराई आइलैंड है वहाँ पे फ्रिंजिंग और बैरियर रीफ दोनों एक साथ मिलते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि डार्विन ने क्या बोला था कि ये तीनों स्टेजेस हैं, फ्रिंजिंग के बाद बैरियर बनेगी, बैरियर के बाद अटोल बनेगी।
बट यहाँ तो एक ही आइलैंड पे एक तरफ फ्रिंजिंग है एक तरफ बैरियर है, ऐसे कैसे पॉसिबल होगी? तो यहाँ पे इसकी क्रिटिसिज्म आ गई। फिर उसके बाद है कि कुछ पैसिफिक आइलैंड्स में रीफ और क्लिफ दोनों एक साथ है। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात होगी, क्योंकि क्लिफ कब बनता है? जब लैंड स्टेगनेंट हो, लैंड मूव ना कर रही हो, लैंड ने टाइम दिया हो वेव्स को कि आओ काटो आओ, ठीक है, तो कट करो, इरोजन करो। तो क्लिफ कब बनता है? जब लैंड स्टेगनेंट हो, एक जगह मूव ना कर रही हो, बिल्कुल खड़ी हो। और रीफ अकॉर्डिंग टू देम रीफ तब बनेगा जब लैंड मूव कर रही हो, नीचे धंसती जा रही हो। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए, तो ये भी क्रिटिसिज्म आ गई। मैनी प्लेसेस अटॉल्स रिपोर्टेड ऑन शैलो प्लेटफॉर्म्स। अब इसके अकॉर्डिंग तो अगर अटॉल्स जो है वो धंसती हुई ज़मीन पे ही बनेंगे, कि लैंड थी फिर वो धंसती गई तब बनेंगे, तो ये बताओ जो शैलो प्लेटफॉर्म्स पे बनते हैं, यानी बिल्कुल कम गहराई वाले एरियाज़ पे भी जो बन रहे हैं, उनका क्या रीज़न है? फिर वो लैंड क्यों नहीं सबमर्ज हुई? वहाँ पे कैसे मिल गया इतनी? यानी अटॉल्स अगर तुम कह रहे हो बनेंगे तो कब बनेंगे? जब लैंड बहुत ज़्यादा सबसाइड, क्योंकि पहले फ्रिंजिंग रीफ है, लैंड सबसाइड करेगी, बहुत ज़्यादा सबसाइड करेगी, तब जाके बैरियर रीफ बनेगा, और सबसाइड करती जाएगी, तब जाके अटॉल्स बनेंगे। लेकिन ये अटॉल्स तो कुछ जगहों पे बहुत कम गहराई में मिल रहे हैं, ठीक है, कम शैलो प्लेटफॉर्म्स मानी जगह जहाँ पे वो बनी हुई है, कम गहराई पे बने, वो कैसे हो गया फिर अगर लैंड मूव ही नहीं करी? उसके बाद आता है ये लैगून है, जो बैरियर रीफ में है उनमें यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, इनकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ नहीं करती, जबकि करनी चाहिए, क्योंकि लैंड अगर धंसती जा रही है, नीचे धंसती जा रही है, तो ऑब्वियसली उसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, बट वो नहीं कर रही है। तो ये भी इसकी क्रिटिसिज्म है। और फिर ये कहता है कि ये कह रहा था ना कि इमरजेंस आइलैंड वालों के पास भी नहीं है, बट नहीं, कुछ इमर्जिंग आइलैंड्स में शो होते हैं कि हाँ वहाँ कोरल्स बने हुए हैं, तो उनका क्या रीज़न है? तो ये सब इसकी क्रिटिसिज्म है। उसके बाद दूसरी जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है स्टैंड स्टिल या फिर नॉन सब्सिडेंस थ्योरी। स्टैंड स्टिल या ये सिंपली क्या कहते हैं कि जो हमारी लैंड है वो स्टिल है, एकदम बिल्कुल जहाँ है वहीं की वहीं खड़ी है, लैंड ऊपर नीचे नहीं हो रही। सब्सिडेंस में क्या होता कि जो लैंड थी वो आज इधर है ए पॉइंट पे, आज वो बी पॉइंट पे चली जाएगी, ये कह रही है सब्सिडेंस। नॉन सब्सिडेंस या स्टैंड स्टिल क्या कह रही है? ए पे थी तो लैंड ए पे ही है, फिर मूव क्या होगा? इसमें भी अलग अलग थ्योरीज हैं। ये ना ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी कहती है कि लैंड मूव कर रही है, नीचे धंस रही है। दूसरी कैटेगरी कह रही है लैंड मूव नहीं कर रही, या तो ओशन का लेवल चेंज हो रहा है या ओशन का लेवल भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये है स्टैंड स्टिल। इसमें फिर क्या है, किसने दिया है? डैम, ठीक है, डेली, अगासिस, मरे, गार्डिनर एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3D थे, डार्विन, डाना, डेविस। इसमें कौन है? डेली, मरे, अगासिस, गार्डिनर, ये इसके प्रोपोनेंट्स हैं। और ये किसके अगेंस्ट है? जो ये सब्सिडेंस का आइडिया था ना, डार्विन वाला, जो ऊपर वाला सब्सिडेंस वाला, उसके अगेंस्ट है सारे, ठीक है। कहते हैं लैंड सबसाइड नहीं हो रही है। और मतलब ये जितनी भी थ्योरीज हैं इन सबको हम जो उसके अगेंस्ट है उनको किस कैटेगरी में डालते हैं? स्टैंड स्टिल थ्योरी में, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाली थ्योरी बेसिकली क्या कहते हैं ब्रॉडली? इसमें क्या है कि जो सब्सिडेंस है वो होना ज़रूरी नहीं है और वो हो भी नहीं रहा है, ठीक है। वो कैसे बन रहे हैं? कोरल रीफ्स कैसे बन रहे हैं? उन कोरल रीफ्स को ना एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई है, ठीक है, एक सबमरीन प्लेटफॉर्म बन गया, उस पर वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और उस पर मतलब उनको ना पानी के अंदर को उनको बढ़िया सी जगह मिल गई रहने की, बस वहीं बैठ के वो बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने ऊपर जो समुद्र के ऊपर से दिखते हैं तो हमें अलग अलग दीवार जैसा बैरियर, फ्रिंजिंग रीफ, अटोल्स, ये सब दिखते हैं, ठीक है। बस ये कहना चाहते हैं इसमें। अब इसमें जो मरे है, मरे का आइडिया क्या है? और एक हम करेंगे डेली का इम्पोर्टेंट है। डेली का जो आइडिया है उसको ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। कितना बड़ा है?
मरे ने बेसिकली क्या बताया था तो किसका पार्ट, स्टैंड स्टिल थ्योरी के ही पार्ट हैं ये सारे, ठीक है। इसने क्या बोला था, ये अपनी चैलेंजर एक्सपीडिशन पे गया हुआ था, तब इसने चीज़ें नोटिस की और तब इसने दिया, ठीक है। क्या इसने माना कि जो कॉरल्स है वो सबमरीन प्लेटफॉर्म, सबमरीन है तो मतलब पानी के अंदर कोई जगह है वहाँ पे वो बन रहे हैं और वो जगह स्टेबल है यानी नॉन सब्सिडेंस यानी स्टैंड स्टिल, ठीक है। सबमरीन प्लेटफॉर्म मिल गया उनको, यानी समुद्र के अंदर। ऑब्वियसली कॉरल्स ज़मीन पे तो आते नहीं हैं, पानी के अंदर ही होते हैं, बट पानी के अंदर उनको जगह मिल गई, प्लेटफॉर्म मिल गया जो स्टेबल है और जहाँ पे सी लेवल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सी लेवल भी सेम है, ना लैंड मूव कर रही है ना सी लेवल मूव कर रहा है, सब कुछ सेम है। और ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे वो कहता है कि जो प्लेटफॉर्म की डेप्थ है वो कितनी है, सविंदर सिंह में 180 फीट यूज़ कर रखा है, वो 55 मीटर होती है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है वो कि कॉरल्स जो होते हैं वो कहीं सबमरीन पानी के अंदर उनको प्लेटफॉर्म मिल गया जो स्टेबल है, उसी पे ग्रो कर रहे हैं। उसने एक चीज़ कह दी कि जो सबमरीन प्लेटफॉर्म है ना वो 55 मीटर की डेप्थ पे, 180 फीट की डेप्थ पे, ठीक है। अगर 180 से अबव हुए तो दिक्कत है, क्योंकि ऊपर होंगे तो वहाँ पे वेव का इरोजन का इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। अगर उसके बिलो हुए मतलब 55 से नीचे हुए तो वहाँ कोरल्स बेचारे बच नहीं पाएंगे, ठीक है। कहाँ हो गया, ठीक है। और अगर सिर्फ डेप्थ पे होंगे ना, सिर्फ इसी डेप्थ पे होंगे, 55 वाले पे ही होंगे, तो ही वो ग्रो कर पाएंगे, ज़िंदा रह पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे ऊपर, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, मरे ने कहा कि सबमरीन प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करेंगे और सबमरीन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो 55 मीटर का 180 फीट की डेप्थ तक का होगा। अगर इससे ज़्यादा या कम का होगा तो वो नहीं हो पाएगी चीज़ें, मतलब इसकी अजम्पशन थी, यही गलत हो गया, आगे जाकर बताएंगे। तो इसमें थ्योरी में क्या है अब भाई, ये कॉरल जो होते हैं वो सबमरीन प्लेटफॉर्म पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जब वो स्टार्ट होते हैं ग्रो करना तो वो हमेशा प्लेटफॉर्म, जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म है तो हमेशा अवे फ्रॉम लैंड वो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही है, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स उनको कौन देगा, लैंड देगी या वो ओशन देगा तो ओशन की तरफ जाएंगे और आउटर पार्ट्स में ग्रो होना शुरू करेंगे, ठीक है। और जो अंदर रह जाएंगे कोरल्स, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, वो मर जाएंगे और वो यहाँ डिज़ोल्व हो जाएंगे। सपोज इधर लैंड है, ठीक है, तो यहाँ डिज़ोल्व हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या है, बीच में एक लैगून फॉर्मेशन हो जाएगा और जैसे जैसे कॉरल्स जो हैं, जैसे अगर ये इधर बढ़ता गया तो अंदर वालों को कुछ नहीं मिलेगा, मरते जाएंगे और ये डिज़ोल्व होते जाएंगे। ये और इधर फैलते गए तो ये वाले भी डिज़ोल्व मर जाएंगे, ये इधर वाले, क्योंकि इन्होंने सब ब्लॉक कर दिया फ्रेश न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ये बढ़ता जाएगा, ये एक्सपेंड करते जाएंगे, ठीक है। अब जो अटोल्स होते हैं, अटोल्स ये कहाँ बनते हैं, ये इन्हीं सबमरीन प्लेटफॉर्म से, ये ओशन है, इन्हीं सबमरीन प्लेटफॉर्म्स पे बन जाते हैं। और सपोज़ ये सबमरीन प्लेटफॉर्म ऐसा था तो इसके ऊपर आके कैसे बनेगा, ऐसे सर्कुलर शेप का बन जाएगा, ठीक है। तो अटोल्स क्या होते हैं, इन्हीं जो सबमरीन प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन्हीं के ऊपर बन जाते हैं और आउटवर्ड ग्रोथ होती है ऑल डायरेक्शंस में और ये सर्कुलर दिखता है ऊपर से, एक रिंग जैसा सर्कुलर शेप बन जाती है और बीच में एक लगून बन जाता है, ठीक है। जो मरे था उसने क्या बोला कि जो लगून के अंदर, जो अंदर वाली साइड है, लगून वाली साइड है, वहाँ पे हमेशा डेड कोरल्स होंगे, मर जाते हैं, और जो सीवर्ड साइड होगी वो जिंदा कोरल्स मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, जो कॉन्टीन्यूसली ग्रो होते रहते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उनको ये अंदर का लगून नहीं देगा, बाहर का जो बड़ा ओशन का पार्ट है ना वो देगा, ठीक है। और फिर लगून जो है, अब यहाँ पे अंदर वाले कोरल्स जब मरेंगे तो वही डिज़ोल्व होंगे, डिपॉजिट होंगे, तो वो लगून जो होता है वो भी शैलो बनता जाएगा। फिर है इसके फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, यही है कि सब्सिडेंस वाला से तो सही है, ठीक है। और ये भी बताता है कि हाँ फ्रिंजिंग रीफ और बैरियर रीफ दोनों एक साथ हो सकते हैं, जबकि सब्सिडेंस वाले ने तो क्या कहा था कि इसके बाद ही ये बनेगा, एक साथ तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी बता दिया उसने। और लगून जो है
वो कैसे बने, डेड कोरल से बने, तो वो भी ये बताता है। ठीक है, उसके बाद है क्रिटिसिज्म क्या है। जितने भी सबमरीन पिक्स हैं, जितने भी सबमरीन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अब इसने क्या लिया था अजम्पशन कि सारे सबमरीन प्लेटफॉर्म पे ये बनने शुरू होंगे और वो प्लेटफॉर्म 55 मीटर की डेप्थ पे होने चाहिए। बट क्या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सबमरीन प्लेटफॉर्म्स हैं, सबमरीन पीक्स है, क्या वो 55 मीटर पे हैं? क्या उससे गहरे पे पीक्स पे नहीं है? अभी हमने देखा था वो एनीवेटॉक करके जो अटोल था वो कितनी गहराई तक था, उसका जो प्लेटफॉर्म था वो कितनी गहराई पे होगा? अगर वो 1200 मीटर तक की हाइट का अगर वो है, तो इसका मतलब वो उसका प्लेटफॉर्म 1200 मीटर तक की डेप्थ पे, और यहाँ तो सिर्फ कह रहे हैं कि 55 मीटर तक की डेप्थ ही पॉसिबल है। तो ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये नहीं बता पाता कि इतनी डेप्थ पे क्यों है। डेविस ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि इससे बेसिक प्रिंसिपल को ही तोड़ दिया कि स्टैंड स्टिल, भैया ऐसे कैसे? ठीक है, कि स्टैंड स्टिल जो सबमरीन प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन पे कोई एक्सटर्नल एजेंट्स वर्क ही नहीं करेंगे उन सबमरीन प्लेटफॉर्म्स को इरोड करने के लिए। ठीक है, अगर आपका एक प्लेटफॉर्म है और वो बिल्कुल स्टेबल है, उसको उस पर कोई इरोजन तक नहीं हो रहा, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट है। और अगर इरोजन हो भी रहा है, देन लगून्स विल डिसअपियर बाय फिलिंग अप सेडिमेंट्स। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है कि स्टेबल तो नहीं होती है कोई चीज़ भी, तो स्टेबल तो तुम मानो ही मत। और जो लोग मान भी लिया है, तो अगर इरोजन हो रहा है तो ये बोल देता है कि जितना भी इरोजन हो रहा है वो लेगून्स में भर जाएगा, उधर डिपॉजिट हो जाएगा और उसको कम शैलो कर देगा। और अगर ऐसा है, अगर ये इसके मरे के अकॉर्डिंग भी चले कि वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो लेगून्स तो बचने ही नहीं चाहिए, बट लेगून्स तो बच रहे हैं। तो ये भी इसकी क्रिटिसिज्म है। पहली बात तो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा उसके बाद इरोजन भी होगा, तो अगर डिपोजिशन हो रहा है तो वहाँ पे तो डिसअपियर हो जाने चाहिए, जबकि वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसे बनेगा, ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, ये इसका प्लेटफॉर्म है, ये रहा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे उन्होंने उगना शुरू करा, उगना मतलब बनना शुरू करा, ज़िंदा होना शुरू करा, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़े और यहाँ पे उन्होंने चिपक के, लैंड से चिपक के तो ये फ्रिंजिंग रीफ बना दी। मैंने लिख रखा है FR मतलब फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखा, फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, अब ये ग्रो होना शुरू करेंगे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर ग्रो होना शुरू करेंगे। हवा में तो होएंगे नहीं, इसी प्लेटफॉर्म के अलोंग होएंगे, तो इसी प्लेटफॉर्म के अलोंग होते गए बट बाहर की साइड होंगे। ये मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि यहीं से, यही तो समुद्र है, यही तो उनको न्यूट्रिशन देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, तो ये इधर बाहर की तरफ होते जाएंगे। और बाहर की तरफ है तो ऊपर से देखेंगे तो ये लैंड से दूर दिखेगा। ठीक है, और बीच में है लगून। और मैंने बताया था कि जब ये वाले जो हैं, ये वाले कोरल्स मर जाएंगे तो वो इसी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, इसी में डिपॉजिट हो जाएंगे, और इस साइड वाले जो हैं वो ज़िंदा हैं। मैंने इसमें लिख भी रखा है। ठीक है, ये तो है फ्रिंजिंग रीफ, ये दोनों, और जो दूर ऊपर वाले दिखेंगे ये क्या है, बैरियर रीफ, BR बैरियर रीफ, और ये लिविंग कॉरल्स हैं। अंदर ये ऊपर वाली साइड और इधर वाली साइड ये लिविंग कॉरल्स है, ये सब मर चुके हैं। ठीक है, डेड कॉरल्स हैं। और उसके बाद अटोल कैसे बनता है, अटोल एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये जैसे इसमें कोई और कलर ले लेती हूँ। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म था। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ग्रो करना शुरू करा, इधर करा, ठीक है, इधर करा। उसके बाद क्या हुआ, इनका इरोजन हुआ, ये यहीं डिपॉजिट करते रहे, यहीं डिपॉजिट, तो यहाँ पे पेलेजिक डिपॉजिट्स आ गए। ठीक है, समझ आ गया? कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, एक सबमरीन प्लेटफॉर्म है, सबमरीन प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ग्रो करना शुरू करा और इधर इरोड होके इधर ही अपने लगून वाले हिस्से में इधर ही पेलेजिक डिपॉजिट ही करते रहे। ये है मरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो डायग्राम्स बनाने हैं। ऊपर हमेशा लिविंग कॉरल्स होंगे,
उसके बाद आता है डेली की ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें इसने मान लिया, जैसे मरे ने क्या माना था कि सबमरीन प्लेटफॉर्म्स होंगे, मतलब जगहें होंगी, ये जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है, ये जगह है, और अटोल्स के लिए ऐसे अंदर से होगा एक प्लेटफॉर्म्स होंगे, सबमरीन प्लेटफॉर्म्स होंगे 55 मीटर की डेप्थ पे, ठीक है। ये मरे ने माना सबमरीन प्लेटफॉर्म्स होंगे 55 मीटर की, और सी लेवल जो है वो चेंज नहीं करेगा और उसी पे बनेंगे, ये अपने आप ग्रो करते जाएंगे। बट डेली क्या बोलता है, डेली ये मानता है कि जो कॉरल्स बने हैं ना, इसमें ओवरऑल इसका जिस्ट बताती हूँ क्या है। इसमें ये यही कहता है कि जितने भी तुम्हें कॉरल रीफ्स मिल रहे हैं ना, वो सारे प्लिस्टोसीन एज के बाद के हैं, प्लिस्टोसीन एज के बाद के हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका रिलेशन है ग्लेशियर बनने से। तो क्या हुआ था जब प्लिस्टोसीन में क्या हुआ था, आइस एजेस आई थी, 4 आइस एज आई थी। तो आइस एज में क्या होता है, पानी बर्फ़ बन जाता है, तो सी लेवल कम हो जाता है, और जब पानी वापस से पिघलेगा तो सी लेवल राइज हो जाएगा। तो ये उसके ऊपर है कि लैंड ऐसे ही थी, लैंड इधर थी, ठीक है, सी लेवल पहले इधर था, कॉरल्स इधर इधर उगे बने, मतलब, ठीक है। उसके बाद सी लेवल नीचे चला गया, तो वेव ने इधर इरोजन करा, तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ बन गया, अब कॉरल्स यहाँ ग्रो हुए, फिर सी लेवल वापस राइज करने लगा, तो ये फिर से ऊपर 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 जिंदा रहना था इनको, क्योंकि ऊपर ग्रो करेंगे, और हमेशा देखना ऐसे ग्रो नहीं करेंगे अंदर की तरफ, ये हमेशा सी की तरफ ग्रो करेंगे, और ऐसे ग्रो करते हुए वे बन गया, ठीक है। अच्छे से समझ आएगा हमें, मतलब कुल मार्क इसमें यही है।